मैं विनोद कुमार आपका अपने चैनल वीके मैथ क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को दो भागों में बांटा जा सकता है, गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य। जो गणितीय माध्य होते हैं उनको फिर तीन भागों में बांटा जा सकता है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इसी प्रकार स्थिति संबंधी जो माध्य होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है, माध्यक और बहुलक। क्लास 10 के हिसाब से उसमें अपना जो टॉपिक है वो केवल समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, तीन टॉपिक अपने दिए हुए हैं। इन्हीं तीनों टॉपिकों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, परंतु इससे पहले हम इनकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपना टॉपिक, अपना जो टॉपिक है वो है श्रेणियां। अब श्रेणियों को हमने तीन भागों में बांटा है। नंबर 1 अपनी है व्यक्तिगत श्रेणी, नंबर 2 आती है अपनी खंडित, या फिर इसको बोलते हैं अवर्गीकृत, और तीसरा नाम इसका और है असतत श्रेणी। और तीसरी श्रेणी अपनी अखंडित, या फिर इसको बोलते हैं वर्गीकृत, और तीसरा नाम है इसका सतत श्रेणी। यदि हमें तीनों श्रेणियों का ज्ञान है तो हम किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी है खंडित अवर्गीकृत या असतत श्रेणी, और तीसरी है अखंडित वर्गीकृत या सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होते हैं कि जो चर है वो खुले हुए आते हैं, अर्थात बिना किसी बारंबारता के इन चरों को दर्शाया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमने चर ले लिया 28, 9, 30, 6, 3, 34, 40। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होगी वो व्यक्तिगत श्रेणी में आएगी, अर्थात इसमें किसी चर की आवर्ती अर्थात बारंबारता को दर्शाया हुआ नहीं होता है, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है। दूसरी श्रेणी आती है अपनी खंडित अवर्गीकृत या असतत श्रेणी। इसमें आपको एक सारणी बनी हुई होगी, जैसे मान लेते हैं अपन लेते हैं x और ये f। x यानी चर है और f फ्रीक्वेंसी अर्थात उसकी बारंबारता है। जैसे मान लेते हैं कोई चर है 2 और वो 2 है वो 5 बार आए हैं। इसी प्रकार लेते हैं चर 3 और वो मान लेते 2 बार आए हैं। फिर चर ले लिया हमने 4 और वो 3 बार आए हैं, और फिर चल लिया हमने 5 और ये मान लेते कि ये 6 बार आए। अर्थात जो चर x है, जैसे मान लेते हैं कि 2 वो कितनी बार आया है 5 बार, 3 कितनी बार आया है 2 बार, और 4 कितनी बार आया है 3 बार, और 5 कितनी बार आया है 6 बार। तो इसी प्रकार की श्रेणी को यदि इसमें आंकड़े बहुत ज्यादा होते तो हम उनको क्या कर देते, चर में अर्थात खंडित श्रेणी में बांट देते। तो यहां पर ये होगी खंडित श्रेणी। अब यहां पर क्या हुआ कि किसी भी चर के साथ, चर x के साथ उसकी क्या दी हुई है, बारंबारता दी हुई है। अगली श्रेणी की बात करते हैं अपने, तो अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में सबसे पहले आएगा अपने वर्ग, उसके बाद जैसे मान लेते हैं बारंबारता ले लेते हैं। और यहां वर्ग में मैंने डाल दिया जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, और इनकी बारंबारता ले ली जैसे 6, 5, 8, 10 से 4, ये मैंने इनकी बारंबारता ली।
अभी जैसे मान लीजिए अपने पास जो आंकड़े हैं वो बहुत ही कम है, तो हम उसको व्यक्तिगत श्रेणी में आसानी से दर्शा सकते हैं। परंतु आंकड़े जब थोड़े बड़े हो, जैसे मान लो इसमें 2 है 5 बार आया हुआ था, 3 है वो 2 बार आ गया, 4 3 बार आ गया, 5 6 बार आ गया, तो वही आंकड़े ज्यादा हैं परंतु उनकी आवर्ती हो रही थी, तो हमने क्या कर लिया, उनको खंडित श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया। तीसरी आती है अपनी अखंडित वर्गीकरण या सतह श्रेणी। इसमें क्या होता है कि जब आंकड़े बहुत ज्यादा हो, उनका फैलाव बहुत ज्यादा हो, तो उनको वर्गों के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो वो होती है अपनी अखंडित। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यदि हमें ये बेसिक नॉलेज अर्थात श्रेणियों के 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। यदि हमें इनकी पहचान है तो हम समांतर माध्यक, माध्यक और बहुलक को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये वर्ग दिए हुए हैं, तो इसमें वर्ग में पहला जो कॉलम बना हुआ उसमें दिया हुआ है 0 से 10। इस 0 से 10 वाले वर्ग को बोलते हैं प्रथम वर्ग या पहला वर्ग। क्या बोलेंगे इसको, प्रथम वर्ग या पहला वर्ग। जैसे मान लो आप लिख दो पहला वर्ग या प्रथम वर्ग लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा वर्ग है 10 से 20, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दूसरा वर्ग। क्या बोलेंगे इसको, दूसरा वर्ग। इसी प्रकार 20 से 30 वाले वर्ग को क्या बोलेंगे, तीसरा वर्ग या तृतीय वर्ग। इसी प्रकार 30 से 40 को क्या बोलेंगे, चतुर्थ वर्ग या चौथा वर्ग। इसी प्रकार 40 से 50 वाले को पांचवा वर्ग। अब आपसे पूछ ले, जैसे मान लेते हैं कि 0 से 10 है, ये पहला वर्ग है, तो इसकी 12 मात्रा कितनी है, 6। तो पहले वर्ग अर्थात 0 से 10 की 12 मात्रा कितनी है, 6 है। दूसरा वर्ग अर्थात 10 से 20, उसकी 12 मात्रा कितनी है, 5 है। तीसरा वर्ग 20 से 30 की 12 मात्रा कितनी है, 8। इसी प्रकार आप बताओ कि चतुर्थ वर्ग की 12 मात्रा कितनी है। तो चौथा वर्ग कौन सा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसकी 12 मात्रा कितनी है, 10। तो इस प्रकार से हमें वर्ग और उनके 12 मात्रा को आसानी से बता सकते हैं। अब यहां पर अखंडित श्रेणी में जो वर्ग बनाए गए हैं, इसमें ये 0 है, 0 से 10 तक है, तो इस 0 को क्या बोलेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले लेते हैं अपने निम्न सीमा। सबसे पहले लेते हैं निम्न सीमा, जिसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट, और अंग्रेजी के अक्षर L1 द्वारा इसको दर्शाते हैं। अब निम्न सीमा क्या होती है, किसी भी वर्ग का जो न्यूनतम मान है वही उस वर्ग की क्या कहलाती है, निम्न सीमा कहलाती है। किसी भी वर्ग का जो न्यूनतम मान है वो क्या कहलाता है, उसका निम्न सीमा, लोअर लिमिट कहलाती है। तो किसी भी वर्ग का न्यूनतम मान उसकी क्या कहलाएगी, निम्न सीमा कहलाती है। उसकी निम्न सीमा कहलाती है। और इसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी के अक्षर L1 द्वारा व्यक्त करते हैं। लिखना चाहिए तो इसे हम अंग्रेजी के अक्षर L1 द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे प्रथम वर्ग लिख लो या पहला वर्ग। जैसे
पहले वर्ग, जैसे पहले वर्ग कौन सा था अपना 0 से 10 की निम्न सीमा कितनी है 0। निम्न सीमा कितनी है 0। इसी प्रकार लेते हैं अपने दूसरे वर्ग, दूसरा वर्ग कौन सा था अपना 10 से 20 की निम्न सीमा कितनी हो गई 10। ठीक है, यहां पर यह वर्ग दे रखा है तो ये प्रथम वर्ग अपना पहला वर्ग है तो इसकी निम्न सीमा 0। दूसरा वर्ग है इसकी निम्न सीमा 10। ये तीसरा वर्ग हो गया इसकी निम्न सीमा 20 और ये अपना चौथा वर्ग हो गया इसकी निम्न सीमा 30 और ये अपना पांचवा वर्ग हो गया इसकी निम्न सीमा 40 हो गई। तो निम्न सीमा क्लियर हो गया आपके। अगला टॉपिक है अपने उच्च सीमा। उच्च सीमा या इसको ऊपरी सीमा भी बोलते हैं, ऊपरी सीमा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपर लिमिट। अपर लिमिट और इसको अंग्रेजी के अक्सर L2 द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी यहां हमने क्या लिखा था, किसी भी वर्ग का न्यूनतम मान, तो यहां क्या हो जाएगा किसी भी वर्ग का उच्चतम मान। किसी भी वर्ग का उच्चतम मान क्या कहलाती है, उस वर्ग की क्या कहलाएगी उच्च सीमा। उस वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है। और इसे अंग्रेजी के अक्सर के द्वारा व्यक्त करेंगे L2 द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी देंगे इसे अंग्रेजी के अक्सर L2 द्वारा व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले वर्ग की उच्च सीमा, तो पहले वर्ग की उच्च सीमा कितनी होगी 10। इसी प्रकार दूसरे वर्ग की उच्च सीमा कितनी हो जाएगी 20। जैसे ये वर्ग है 0 से 10, ये पहला वर्ग है, इसमें निम्नतम जो मान है वो 0 है तो निम्न सीमा है, और उच्चतम जो मान है वो क्या है उच्च सीमा है। इसी प्रकार ये दूसरा वर्ग है तो 10 होगी निम्न सीमा और 20 होगी आपके उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और दूसरा टॉपिक क्या था अपना उच्च सीमा, जिसे हम अपर लिमिट कहते हैं और अंग्रेजी के अक्सर L2 द्वारा व्यक्त करते हैं। आगे देखिए इसके बाद में है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु या जिसे हम बोलते हैं मध्यमान, और इंग्लिश में मिड वैल्यू, शॉर्ट में MV। अब मध्य बिंदु या मध्यमान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सूत्र रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्टली कि मध्यमान या मध्य बिंदु, मध्यमान जो अक्ष है उसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन ने, किसी भी जो वर्ग दे रखा है उसकी निम्न सीमा
प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे, उच्च सीमा को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। अर्थात मध्य बिंदु या मध्य मान है वो किसी भी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का औसत होता है। अर्थात इसे ज्ञात करने के लिए हमें निम्न सीमा में उच्च सीमा जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। इंग्लिश में लिखना चाहिए तो L1 प्लस L2 बटे 2। जैसे मान लेते हैं, हमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये पहला वर्ग अपना प्रथम वर्ग है और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मध्य मान ज्ञात करना है। तो प्रथम वर्ग 0 से 10 का मध्य मान। तो अपना सूत्र क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो यहां पर कौन सा वर्ग ले लिया हमने, कौन सा वर्ग लिया पहले, पहला वर्ग। तो यहां 0 क्या है, निम्न सीमा यानी L1 और 10 क्या है यहां पर, उच्च सीमा यानी L2। तो सूत्र में रखेंगे, सूत्र क्या था अपना, L1 प्लस L2 बटे 2। तो L1 कितनी है, 0 प्लस का साइन आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा, L2 कितनी है, 10 है। तो यहां 10 रख दिया बटे 2। 0 में 10 बढ़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में फिर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें दूसरे वर्ग की मध्य मान निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वर्ग कौन सा अपना 10 से 20 है। तो 10 से 20 का हमें क्या निकालना है, मध्य मान निकालना है। तो सूत्र क्या लगेगा अपना, L1 प्लस L2 बटे 2। तो L1 कितना है, 10 प्लस L2 कितना है, 20 बटे 2। तो यहां हो गया 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो इस प्रकार से हम किसी भी अखंडित श्रेणी में जो दिया हुआ मान है उसका हम आसानी से मध्य मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में है वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार या इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्लास इंटरवल। अब यहां पर इसके लिए H और I को काम में ले सकते हैं। 10th क्लास में H को काम में लेते हैं, जबकि हम बाद क्लास में या ऊपर की क्लास में पढ़ते हैं तो I को काम में लिया जाता है। इसका इंग्लिश में है क्लास इंटरवल। वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल क्या होता है, अब हमें मालूम है कि ये वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग में 0 से 10 हो गया, 10 से 20 ये वर्ग हो गए। तो वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार ज्ञात करने के लिए किसी भी वर्ग की चाहे वो पहला वर्ग हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा वर्ग हो, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्ग विस्तार। जैसे मान लेते हैं कि वर्ग विस्तार हमें ज्ञात करना है, तो इसका हमने सूत्र बना लिया नया। क्या बन गया सूत्र, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा में से क्या करेंगे, उसी वर्ग की निम्न सीमा को घटा देंगे। उसी वर्ग की निम्न सीमा को क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्ग विस्तार। जैसे I या H 10th क्लास के हिसाब से H है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमें प्रथम वर्ग की निकालनी है, तो उच्च सीमा क्या होगी, 10, ठीक है, और निम्न सीमा क्या है, 0 है। तो क्या आ जाएगा, H 10 आ जाएगा। सभी में बराबर आएगा, 20 में से 10 गए तो भी 10, 30 में से 20 गए तो भी 10, 40 में से 30 गए तो भी 10 आएगा वर्ग विस्तार। इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो है संचयी बारंबारता। क्या है,
संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में क्रोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अर्थात शॉर्ट में सीएफ। अब संचय बारंबारता की आवश्यकता हमें कब होती है? जब हमें माध्य ज्ञात करते हैं तो उस स्थिति में हमें संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है। तो ये बनती कैसे है, इसके लिए देते हैं जहां पर भी अपने पास एफ यानी बारंबारता आ गई वहां हम सीएफ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने अकंडीशनली का ये क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन अपना ले लिया, वर्ग दिया हुआ है और इधर से दिया हुआ अपने बारंबारता दी हुई है, यहां से हमने ले लिया वर्ग में प्रथम वर्ग कौन सा था अपना 0 से 10, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उनकी बारंबारता थी अपने 6, 5, 8, 10 और 4। ये बारंबारता अपने पास दी हुई है। तो हमें क्या बनाना है? संचयी बारंबारता बनानी है। तो अपने तीसरा कॉलम बना लिया संचयी बारंबारता का। तीसरा कॉलम किसका बना लेंगे? संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता होती क्या है? तो संचयी बारंबारता है वो जो आपके वर्ग हैं उनकी बारंबारताओं का क्रमशः योग है। यदि हम क्रमशः उनको योग करते हुए चलेंगे तो हमें संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहां पर क्या लिखे हुए 6, तो 6 के 6 है। अब 6 में आगे वाले कितने जोड़ दिए? 6 में कितने जोड़ दिए? 5। 6 में कितने जोड़ दिए? 5, तो कितने हो गए? 11। अब यहाँ कितने आ गए? 11, या फिर तीनों को जोड़ लो, या फिर 11 कितने जोड़ दो? 8। 11 में कितने जोड़ देंगे? 8, कितने हो गए? 19। या फिर आप 6 में 5 जोड़ दो 11, 11 में 8 जोड़ देंगे, यानी यहां तक का टोटल करना है। अब 19 आ गए, 19 में कितने जोड़ देंगे? 19 में जोड़ दिया आपने 10, कितने हो गए? 29 हो गए। अब 29 में कितने जोड़ देंगे? 4, तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 33 हो गए। अब इनका जो योग है वो भी 33 ही हो गया। कितना हो गया? 33। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 10 29 और 4 33, यानी ये योग इसे मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपकी संचयी बारंबारता। अब इसके